सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सबों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मनाते आ रही है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद के विचार, उनकी शिक्षा युवाओं में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती रही है। उसी विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिन रात कॉलेज कैंपस और समाज हित में काम करते आ रही है। आज हम सभी जानते हैं कि यहाँ जो संक्षेप में कार्यक्रम है अपना युवा संवाद, तो हम चाहेंगे कि आप सभी से भी आग्रह करेंगे कि आप सभी भी यहाँ हमारे मंच पे उपस्थित आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय विवेक गुप्ता सर, आदरणीय इसी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव सर, गार्जियन ललन अदरी सर, सुधांशु भैया सहित मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि संक्षेप में यदि आप थोड़ा बहुत यदि संवाद हम लोग एक युवाओं के बीच स्थापित करेंगे तो बेहतर होगा और आज का यह कार्यक्रम सफल होगा। चूँकि वक्ताओं की लिस्ट अधिक है, इसीलिए मैं पुनः आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दो चार युवाओं को भी बोलने का मौका दे। हमारे बीच कुछ परिचय है जो छूट गए थे। आप है मेघा कुमारी जी, आप उत्तर बिहार के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। कृपया आप मंच पे आ गए। और हम सबों के बीच उपस्थित है नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी सह, अब मैम का प्रमोशन भी हुआ उप निदेशक के रूप में। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम सबों के बीच उपस्थित है आप है नगर सह मंत्री श्री अंशु जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप हैं रोहित चौहान जी, मैं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप है सत्यम जी, आपका भी स्वागत करता हूं। अब मैं वाक था, उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ना ही रुको। अब मैं इसी कड़ी में हम सबों के बीच उपस्थित हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर सुधांशु भैया जी से आग्रह करता हूँ मंच पे आकर के स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सबों को मार्गदर्शन करें। टीपी कॉलेज मधेपुरा के यशस्वी प्रधानाचार्य, मेरे अभिभावक आदरणीय प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव जी, विद्यार्थी परिषद को लंबे समय तक कोसी सीमांचल एवं पूरे बिहार में आगे बढ़ाने वाले और विश्वविद्यालय में विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए कुछ ही दिनों पूर्व औपचारिक सेवानिवृत्ति लेने वाले मेरे अभिभावक और प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति के जाने माने विद्वान प्रोफेसर ललन प्रसाद अदरी सर, आज के इस कार्यक्रम में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में उपस्थित हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष एवं हमारे विश्वविद्यालय के सबसे पुराने एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर विवेक गुप्ता सर, और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी छोटे भाई बहन, मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है विशेष रूप से युवा संवाद के नाम से हम लोगों ने आयोजित किया है। और आप सभी जानते हैं कि युवाओं को लेकर इस देश में ढेर सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका पोस्टर बॉय जो कहते हैं आजकल की भाषा में, वैसे हम लोग पोस्टर बॉय नहीं मानते, हम लोग उनको आदर्श मानते हैं
तो उनका जिसका आदर्श, और अगर आजकल की भाषा में, युवाओं की भाषा में कहें तो पोस्टर बॉय स्वामी विवेकानंद है, एकमात्र ऐसा संगठन है। तो मैं आप सबों को बधाई देता हूं कि आज आप लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम तो बहुत सारा होगा, लेकिन यह कार्यक्रम अपने आप में विशिष्ट हो जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा संगठन है जो वर्ष के 365 दिन, और जब लीप ईयर आता है तो 366 दिन, वो विवेकानंद के ही विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। अन्य जो लोग हैं वो जन्मतिथि पर, और पुण्यतिथि तो शायद ही कोई मनाता है इनका, तो जन्मतिथि पर याद करेगा पूरा देश, पूरा विश्व। लेकिन हमारा जो ये संगठन है वो दिन रात 24x7 गुना 365 या 366 जब होगा, ज़्यादा लीप ईयर जिस बार से आएगा, तो विवेकानंद के विचारों को ही केंद्र में रख करके कार्य करता है। और विवेकानंद एक ऐसे विचारक हैं सभी विचारकों में जो युवा, चिर युवा हैं। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी कम उम्र में ये हमारे बीच से चले गए। जो युवाओं का जो उम्र है, खास करके 35 वर्ष तक के लोगों को युवा माना जाता है, अभी का जो एक थ्योरी है उसमें, तो उससे अंदर में ही ये ऊपर चले गए। तो युवा विचारक, ये अब चिर युवा विचारक हैं। तो युवाओं की ये जिम्मेवारी है कि वे विवेकानंद के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उसके आधार पर अपने देश और समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ें। और मैं बताऊं आपको कि हमारा जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है, उसके जितने भी बड़े बड़े नायक हैं वे सभी विवेकानंद से प्रभावित थे। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे जितने जो भी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, जितने भी हमारे सारे विचारक रहे हैं, सबों का प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपको भारत को जानना है, भारत को समझना है, तो आपको विवेकानंद को समझना पड़ेगा, विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा। तो और आप जानते हैं कि आज जो है भारत ने एक नई अंगड़ाई ली है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और विकसित भारत का एक सपना हम लोग सभी कोई देख रहे हैं। हमारी सरकार ने तो देखा ही है, लेकिन पूरी देश की जो जनता है वो सभी लोग आज विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। और इस सपने को पूरा करने की जिम्मेवारी अगर किसी की है तो वो युवाओं की ही है, क्योंकि आज से 24 बरस 25 बरस बाद जब वर्ष 2047 में भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तो हम में से अधिकांश लोग शायद उस वर्ष को देखने के लिए यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन युवा जो है, जो कि आप लोग बैठे हुए इस सदन में, वो जरूर 2047 में आप लोग रहेंगे। और वो विकसित भारत कैसा होगा और उसमें आपकी क्या भागीदारी है, वो आपके द्वारा ही तय होगी। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। विवेकानंद जी के विचारों को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन का अवसर दिया, और उससे भी अधिक आभार इस बात के लिए व्यक्त करता हूं कि आप हमारे बीच उपस्थित भी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिथिलेश सर आए हुए हैं। सर का आगे भी हम लोग को सुनने का अवसर मिलेगा अभी इस कार्यक्रम के बाद। तो मैं पहला कार्यक्रम है, दूसरा नहीं। तो मैं हम सबों के गार्जियन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग प्रमुख डॉक्टर ललन प्रसाद अदरी सर से आग्रह है वो मंच पे आके राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम भी है, टाइम हो गया है। जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। ये हम लोग के
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या नारा है, हम उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आज विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में टीपी कॉलेज के सभागार में उपस्थित कर्तव्यनिष्ठ एसएससी प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश राव, इस महाविद्यालय के अर्थपाल अरिमर्दन जी, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष, दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष, पूर्व में उपकुल सचिव स्थापना एकेडमी, अन्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक पुस्तकों के रचिता डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, जो भी वर्तमान में एमएलटी कॉलेज के इतिहास के विभागाध्यक्ष हैं और विश्वविद्यालय में उपकुल सचिव स्थापना है, प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में मंचासीन जिला संयोजक, विभाग संयोजक सौरभ यादव जी, जिला संयोजक नवनीत सम्राट जी, नगर मंत्री अंकितानंद जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेधा और हमारे शोध बिहार के शोध सह प्रमुख और विश्वविद्यालय के सीनेटर डॉक्टर रंजन यादव जी, एवं हमारे सभी और NYK के कोऑर्डिनेटर आदरणीय हुस्न जहां जी, एवं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना जो नए छात्र होंगे 1948 में हुई और पंजीयन 9 जुलाई 1949 को हुआ। आज़ादी के उपरांत थी। देश के चिंतकों ने सोचा कि छात्रों के बीच एक संगठन होना चाहिए जो भारतीय हित की चिंता करे, राष्ट्रवादी विचारों से उत्पन्न। उसी क्रम में 1949 में इसका पंजीयन हुआ 9 जुलाई को। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। 15 लाख इसकी 55 लाख सदस्यता है पूरे भारत में। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई महाविद्यालय नहीं जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई नहीं हो, उसके कार्यकर्ता नहीं हो। आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकर्ता कार्यरत। अब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती भारत सरकार ने 1984 से मनाना प्रारंभ किया, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 70 के दशक से ही स्वामी विवेकानंद को अपने प्रेरणा स्रोत रूप में मान के उनकी जयंती मनाते आ रहा है। स्वामी विवेकानंद से संदर्भ में आपको एक दो उदाहरण, 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में गए, पैसे का अभाव था, राजस्थान के खत्री महाराज ने इन्हें सहयोग किया कि आप जाइए। वहाँ बड़े बड़े विद्वान, इनको आमंत्रण भी नहीं मिला था, लेकिन शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए और अमेरिका की प्रबुद्ध जनता के सामने कहा कि अमेरिका के मेरे भाइयों एवं बहनों, इन्हीं के संबोधन पर 10 मिनट तक ताली बजते रहा। क्यों बजा? उसको अपनत्व का अभाव हुआ अमेरिका वालों को कि भारत का एक सन्यासी कहता है मेरे भाइयों एवं बहनों। किसी छात्र को मैं भाई कहूंगा, बेटा कहूंगा तो अपनत्व का भाव होता है। और उन्होंने भारतीय, जिसको अंग्रेज पाश्चात्य सभ्यता कहता था सपेरों का देश है, छुआछूत वालों का देश है, अंधकार का देश है, यहाँ कोई सभ्यता नहीं है, वहाँ एक साधारण सन्यासी जाके कहता है मेरे अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। उसको लगा कि इतना अपनत्व का भाव भारत का एक सन्यासी, और उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति का पुरजोर कहा कि भारत आज गरीब है, लेकिन देने के लिए भारत के पास बहुत कुछ है। आपको ज्ञान हम दे सकते हैं, अध्यात्म दे सकते हैं, आपको हम संस्कार दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में हम सुधार कर सकते हैं। और अनेकों शिष्य उनके बन गए और 4 वर्ष तक अमेरिका प्रवास किया स्वामी विवेकानंद।
और तब 1857 में आके कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना किया उन्होंने, और 39 वर्ष की अवस्था में आजीवन ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य का परीक्षा लेने के लिए अंग्रेजों ने बहुत उपाय किया, लेकिन ब्रह्मचर्य से डिगे नहीं और उनका ब्रह्मांड फट के तब उनकी मृत्यु हुई। और 39 वर्ष की अवस्था में पूरे भारत का भ्रमण किया। कहा कि भारत को समझना है तो भारत का भ्रमण करो। और उन्होंने कहा कि अगर शरीर हमारा पुष्ट होता है, भारत गुलाम था, अगर पूजा पाठ में कम ध्यान दो, फुटबॉल खेल के मेरा शरीर अगर पुष्ट होता है तो फुटबॉल खेलो। और उन्हीं के प्रेरणा से फुटबॉल बंगाल में नामी हो गया और फुटबॉल के प्लेयर अनेक हुए। कहा कि शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। भारत भ्रमण के क्रम में मद्रास गए, जा रहे थे, उन्हें 2-3 दिन से भूख लगी हुई थी। 2-3 दिन से भूख लगी हुई थी तो कहे कि कहीं कोई हमको कुछ खाने के लिए दे देते। एक गरीब परिवार के यहाँ गए, कहा कि बाबा हमें कुछ खाने के लिए दे दो। कहा कि मेरे कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का तुम उत्तर दे दो तब मैं तुझे खाने के लिए दूंगा। स्वामी विवेकानंद को भूख लगी थी, 2-3 दिन के भूखे, कहीं स्टेशन पर आ गए, कुछ मिल गया तो खा लेते थे। तो उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, नाम तो जानता नहीं था, कहा कि आप गंगा स्नान किए हैं, बनारस गए हैं? स्वामी जी ने कहा हाँ बाबा मैं बनारस गया हूँ गंगा स्नान। कहा कि आप प्रयागराज संगम में स्नान किए हैं? स्वामी जी ने कहा कि हाँ मैं प्रयागराज संगम में भी स्नान किया। तब कहा कि रुकिए मैं ला रहा हूँ भोजन। 1 गिलास दूध जिसमें ऊपर काला था और 3-4 रोटियां ला के स्वामी जी को दिया कि आप खाइए दूध। स्वामी जी ने कहा कि इस दूध में काला क्या है? उनको लगा कि कहीं 20-30 मिला के दिया होगा। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा मद्रास का, कहा कि स्वामी जी मेरे दादा की इच्छा थी कि मरने के उपरांत मेरी अस्थि का विसर्जन संगम में किया जाए, लेकिन हम गरीब थे, हमें उतना संसाधन नहीं था, पैसा नहीं था कि मैं कर पाता। मेरे पिताजी को भी संसाधन नहीं था कि कर पाते। फिर मेरे पिताजी भी मरे तो उन्होंने कहा कि बेटा जब भी मौका मिले तो मेरे अस्थि को संचय करके और तुम प्रयाग या बनारस के गंगा में प्रवाहित करना। लेकिन मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। मैं ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो बनारस में जाके गंगा स्नान किया हो, प्रयागराज के संगम में स्नान किया हो। अगर उसको अब हम अपने दादा और पिता की अस्थि भस्म खिला देंगे तो मेरे दादा और पिता को पुण्य होगा। कल्पना कीजिए आप छात्र कि उसकी राष्ट्रभक्ति कैसी थी। एक मूर्ख आदमी, गरीब आदमी, जिसकी भावना जुड़ी हुई थी कि अस्थि संचय मेरे पिता और दादा का होना चाहिए, और वो ऐसे व्यक्ति के तलाश में था जो उसमें स्नान किया हो, गंगा जल पिया हो। ऐसा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवनी कथा में लिखा है। तो ऐसे महापुरुष थे, निष्पृह थे और ज्ञान का भंडार था उनके पास। हमारे नगर अध्यक्ष ने ठीक ही कहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता लोग थे उस समय, 1902 में इनका देहावसान होता है, 1905 में बंग आंदोलन होता है, उग्रवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, विनायक दामोदर सावरकर हो, सभी जितने क्रांतिकारी थे सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद थे। यह पहले अनिश्वरवादी थे, ईश्वर में इनका विश्वास नहीं था। कहते हैं देवता देवता ये सब झूठ झाट का है, ये सब बेकार की वाहियात बात। एक रात मन में इनको हुआ कि ईश्वर है कि नहीं। हुगली नदी पार करके 12 बजे रात में अंदाज कर लो, तैरना उनको आता था, अच्छे तैराक थे। 12 बजे रात में, उस समय बंगाल में आर्य समाजियों का बहुत बड़ा वर्चस्व था, ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का। तो ब्रह्म समाज के रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उनके पास चले गए। 12 बजे रात में अंदाज करो, नदी पार करके, हुगली नदी पार करके उस पर जाके और कहते हैं कि
आपने ईश्वर को देखा है? देवेंद्रनाथ टैगोर हड़बड़ा गए कि इस रात में, इतनी रात में यह कौन युवक आया हुआ है। हड़बड़ा गए देवेंद्रनाथ टैगोर की भाई क्या पूछ रहा है। स्वामी विवेकानंद फिर पूछे कि टैगोर जी आपने भगवान को देखा है, ईश्वर को देखा है? कुछ नहीं बोले। कहे कि इसको देखा नहीं है, इसीलिए इसको वहां से चले आए, वापस लौट गए। और तब रामकृष्ण परमहंस के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं उसी तरह मैं ईश्वर को भी देखा हूं। इनको हुआ कि यह व्यक्ति जरूर मेरे गुरु बनने लायक। कहा कि आप हमको ईश्वर को दिखा दीजिएगा। हाँ, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, जैसे तुमको मैं देख रहा हूं, तुम मुझको देख रहे हो, इसी तरह मैं ईश्वर को देखता हूं, तुमको भी मैं ईश्वर को दिखा दूंगा। और स्वामी जी के छाती पर हाथ रखे रामकृष्ण परमहंस और अब बेसूध हो गए और उनके शिष्य बन गए। 6 वर्ष तक उनके साथ रहा, शिष्यत्व लिया और उनके आजीवन। जब गुरु को कष्ट हुआ, घाव से पीड़ा निकलता था, उनके सब शिष्य छोड़ के भाग गए रामकृष्ण परमहंस के। स्वामी जी उसको साफ करते थे, मुंह से खींचते थे। ऐसे गुरु शिष्य का भी संबंध था। तो स्वामी जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेने की बात है। आज कॉलेज में बहुत से कार्यक्रम है। आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। 2047 तक विकसित भारत की कल्पना भारत सरकार ने की है। उसमें हम युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली है। अंत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ताओं, टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य और मंचासीन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार जोर से बोलो, वंदे वंदे भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपका मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पे। अब चूँकि कार्यक्रम आगे बहुत है और समय की अभाव है, तो मैं हम सबों के बीच उपस्थित प्रवासी कार्यकर्ता डॉक्टर विवेक गुप्ता सर से आग्रह करता हूं वो युवा संवाद में अपनी वाणी को रखें। आज के इस कार्यक्रम में जो हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, यहाँ मंच पर उपस्थित और सभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ शिक्षक जन, सामने बैठे हुए हमारे अनुज भाइयों और बहनों, आप सभी को विवेकानंद जयंती पर और राष्ट्रीय युवा दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जब हम लोग विवेकानंद के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम उन्हें किस रूप में याद रखें। इतना विराट व्यक्तित्व हम किस रूप में याद करें? उसे हम योगी के रूप में याद करें, संत के रूप में याद करें, समाज सुधारक के रूप में याद करें, क्रांतिकारी विचारों के वाहक के रूप में याद करें, भारतीय धर्म और संस्कृति के विचारक के रूप में, या विश्व में उनको एक नई पहचान दिलाने वाले महापुरुष के रूप में याद करें। किसी एक रूप में उनको देखना संभव नहीं हो पाता है। इतना विराट व्यक्तित्व है उनका कि हम उनको एक फ्रेम में कस ही नहीं सकते हैं। जीवन को जिस तरह एक समग्रता में देखने की आवश्यकता होती है, उसी तरह विवेकानंद की जीवनी या उनका पूरा कृत्य अपने आप में असीम को समेटे हुए है। हमारे जब भी हम किसी कार्यक्रम की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम माँ सरस्वती और विवेकानंद पर पुष्पांजलि अर्पित करके करते हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अभी जैसा
सर ने भी बताया कि हमने आखिर उन्हीं को प्रेरणा स्रोत के रूप में क्यों चुना। इतने सारे आयाम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। किसी एक व्यक्ति का योगदान किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट होगा और किसी दूसरे क्षेत्र में कम होगा, लेकिन विवेकानंद का इतना बड़ा व्यक्तित्व था। अपने अल्पायु में 38-39 साल की अवधि या जीवन एक अल्पायु जीवन हुआ, और इस अल्पायु जीवन में उन्होंने अपनी पहचान नहीं बल्कि हमें जो पहचान दी, भारत को जो पहचान दी विश्व स्तर पर, वो उसका दूसरा उदाहरण भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है। इतना विराट व्यक्तित्व दूसरा नहीं दिखता है, जो अनेक महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत रहे, और आज भी हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते हैं। जब वो शिक्षा के क्षेत्र में बात करने लगते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी बड़े प्रोफेसर से बात कर रहे हैं। वो जब बोलते हैं कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि आप चाहे तो इस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। धरती पर ऐसा कोई होने वाला कार्य नहीं बचता है जो आपसे संभव नहीं है। जरूरत है आपको पहचानने की, तो आपको लगेगा इससे बड़ा मार्गदर्शक या प्रेरक हमें नहीं मिलेगा। छात्र जीवन में भी मैं खुद भी या और लोगों ने भी, जब भी कभी आप अभी छात्र जीवन से गुजर रहे हैं, कभी भी जब निराशा के बादल मन पर आते हैं, आप विवेकानंद साहित्य पढ़िए, आपको नई ऊर्जा मिलेगी। उनके विचारों से आपको एक नई दिशा मिलेगी। वही जब धर्म के ऊपर बात करते हैं तो आपको लगेगा कि 1890 के दशक में यह व्यक्ति इतनी आसानी से धर्म संस्कृति के ऊपर किस तरह चोट करता है। जब वो लिखते हैं कि हमारा ईश्वर जो है वो मंदिरों में नहीं है, हमारा ईश्वर हमारे अंदर भी नहीं है, वो तो हमारे रसोई घरों में सिमटा हुआ है, हमारे जूठे बर्तनों में है। हमें मत छुओ, मैं अछूत हो जाऊंगा। अस्पृश्यता पर इतना बड़ा चोट। वो कहते हैं हमारा ईश्वर घड़े में, पानी के मटके में समाया हुआ है, जो छू लेंगे तो हमारा ईश्वर नष्ट हो जाएगा। इतनी बड़ी बात करने की साहस 1890 के दशक में, आज भी इतनी बड़ी बात खुलकर लोग नहीं करते हैं, और समाज से हम इस कुरीति को नहीं मिटा पाए हैं, जातीय प्रथा और अस्पृश्यता का अंत नहीं कर पाए हैं। जब हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं आजाद भारत में, उस समय हम इसे एक दंड के रूप में रखते हैं, मतलब कि यह बुराई अनिवार्य रूप से हमारे समाज में समाई हुई है। और इससे सैकड़ों साल पहले, आज के तिथि से देखें तो 125 साल पहले, एक व्यक्ति यह कहने की हिम्मत रखता है कि हमारा ईश्वर जो है वो पानी के मटकों में है, जो हमारे छूने से नष्ट हो सकता है। तो इतना छोटा, इतना छीन ईश्वर को क्यों माने। इसी तरह जब वो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, तो शिकागो धर्म सम्मेलन जो 1893 में हुआ, उसमें जब वो आह्वान करते हैं और शुरुआत करते हैं कि आपका भारत, आपका भारतीय धर्म और संस्कृति विश्व को नई दिशा, शांति और सहिष्णुता दिखाने में सक्षम है, और वहां वो साबित करके आते हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन की पहचान विवेकानंद से होती है। विवेकानंद की पहचान शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से नहीं होती है, बल्कि यह शिकागो का सौभाग्य था कि वहां विवेकानंद जैसे व्यक्ति उनके मंच पर उपस्थित थे, और जिन्होंने अपनी वाणी से पूरे विश्व के सामने भारतीयता की अमिट छाप छोड़ दी। जब वो कहते हैं, हम युवाओं को संदेश देते हैं, आत्मनिर्भर बनो, दूसरे पर निर्भरता कम करो, आत्मनिर्भर बनो, अपनी दिशा तय करो, जीवन सार्थक है। और आप अगर जब तक ध्येय नहीं पालिएगा, जब तक आप स्वयं को नहीं जगाइएगा, वो एक सूत्र में कहते हैं, जागो, उठो, जागो, और तब तक नहीं चैन से रहना है जब तक आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर ले। तो यह क्रांतिकारी विचार उनके व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। संत के रूप में, योगी के रूप में वो समाज सुधार की बात करते हैं, भारतीय धर्म को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। जब वो अध्यात्म पर बात करते हैं तो लगता है जैसे कि वेदों पुराणों, शंकराचार्य का एक रूप वहां उपस्थित हो गया, और धर्म विज्ञान पर धारा प्रवाह बात कर रहा है। जब वो समाज सुधार की बात करते हैं तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन को खड़ा कर दिया, जो बिना किसी भेदभाव के शिक्षा,
चिकित्सा, समाज सेवा में और आपदा के समय हमेशा हमारे बगल में खड़ा दिखाई पड़ता है। तो आज कहने को बहुत कुछ है और समय की सीमितता है। विवेकानंद पर इतनी सारी चीज़ें लिखी गई है, इतनी सारी बातें बताने के लिए इतने सारे उनके जीवन के जुड़े हुए किस्से हैं कि अगर बताया जाए तो पूरे दिन का आख्यान भी कम होगा। आज जरूरत है कि विवेकानंद को हम किस रूप में याद करते हैं। हमारा आदर्श वाक्य, ज्ञानशील और आचरण, इन तीनों वाक्यों को मिलाएं तो पाएंगे कि विवेकानंद की जीवनी को और केवल हम पढ़े तो हम इन तीनों लक्ष्यों को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। चाहे हम लोग किसी भी फील्ड में रहे, पढ़ाई में हो, खेल में हो या राजनीति में हो या कहीं भी जगह हो, हम युवाओं को अभी उस कार्यक्रम, उस खेल कूद में, पढ़ाई में 100% देने की आवश्यकता है। इसी के बीच हम सबों के बीच परिचय है। आप है अमोद आनंद जी, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार के राज्य विश्वविद्यालय संयोजक हैं। आप है एडवोकेट सुधांशु भैया जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप है कश्यप जी, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलते रहता है और सहयोग जहां तक संभव हो सर करते हैं, जिनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता है, आप हैं टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य कैलाश प्रसाद यादव सर। मैं आपसे आग्रह करता हूं हम सबों का मार्गदर्शन करें। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के सभागार में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मधेपुरा के द्वारा युवा संवाद आज राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे मंचासीन डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, जिनका वह भी वक्ता आपने सुना, इनके नाम के अनुरूप ही था। हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर ललन चौधरी जी, जो इतिहासकार हैं और इनकी अच्छी पकड़ है, ये किसी भी विषय पर अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं। हमारे बीच डॉक्टर सुधांशु शेखर जी हैं, जो दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं एवं इनका विषय का विशेषज्ञ भी हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का दार्शनिक पृष्ठभूमि बहुत अधिक था, तो स्वयं निश्चित रूप से ये भी अपने विषय के अनुरूप हैं। हमारे बीच डॉक्टर मिथिलेश कुमार अरिमर्दन सर हैं, नेहरू युवा केंद्र के मैडम हैं, रंजन जी हैं एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए विभिन्न अधिकारी गण, छात्र एवं छात्राओं। आज जिस विषय पर हम लोग एकत्रित हुए हैं युवा संवाद के लिए, ये मूल रूप से स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि देश की आधी आबादी युवा है, देश की आधी आबादी युवा है और इसी युवा से हम देश में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए आज इस खास विषय पर जो युवा संवाद है, मेरी इच्छा थी कि आप लोग भी बच्चों के द्वारा भी इस पर कुछ बोलने का प्रयास करते। वैसे आप लोग इससे अलग हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अभी आप जानते हैं कि किसी भी विषय पर आपको जब मटेरियल निकालना है तो मोबाइल के जरिए आप किसी भी विषय पर आप 10 पंक्ति निकाल सकते हैं और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं।
इतनी आसान है मटेरियल को उपस्थित करना। तो भविष्य से मैं आप लोगों को ये एहतियात करता हूं कि ऐसी स्थिति आप लोग न लाएं, कम से कम कुछ बोलने का प्रयास करें। मित्रों, आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के पिता पेशे से वकील थे और वे भी अपने विवेका जी को, नंद जी को भी वे वकील ही बनाना चाहते थे, लेकिन उनका पृष्ठभूमि या उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। वे बराबर लोक सेवा, जन सेवा, दबे कुचले लोगों की समस्याओं को खोजते थे, उसका समाधान करते थे। घर आए मेहमानों का भी स्वागत भूखे रह करके, अपने को बाहर रख करके वे करते थे। लेकिन उनमें एक जिज्ञासा थी, जिज्ञासा थी कि अध्यात्म की ओर जो झुकाव था, तो वे कुछ खोज रहे थे कि आखिर जन कल्याण के लिए कौन सा साधन, कौन सा मार्ग अपनाया जाए। इसी इधर उधर के भटकने के दौरान उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी एक बहुत बड़े संत हैं, जहां जाकर के हमें अध्यात्म का सही पता लग सकता है और हम कि ऐसे आदमी को गुरु मान करके हम देश में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं और युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं। जब वे अपने परमहंस जी के पास गए, रामकृष्ण परमहंस जी के पास, तो इन्होंने एक भजन सुनाया उनको। एक ही भजन में गुरु महाराज यह समझ गए कि यही मेरे शिष्य के लायक है, क्योंकि अपने भजन से ये इतने प्रभावित किए परमहंस जी को कि लगा कि ये मेरे अच्छे शिष्य के हैं और यही मेरे विचार को भविष्य में आगे बढ़ा सकते हैं। और समय काल के साथ वे सबसे प्रिय शिष्य बने। और जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि बीमारी के कारण जब वे बीमार पड़े तो उनकी सेवा इतने बढ़ चढ़कर और इतने समर्पित भाव से किए कि आज भी इतिहास के पन्ना में वो दर्ज है। और गुरुजी अंत समय में इनको स्पर्श करते हुए अपनी सारी शक्ति को इनमें संचार कर दिए और उनके द्वारा जो शक्ति का इनमें संचार हुआ, असल में तब ये महान संत बने और देश विदेश में अपना हर क्षेत्र में युवाओं के लिए, जबकि विपरीत परिस्थिति थी देश में, हमारा देश स्वतंत्र नहीं था और तब भी ये सनातन धर्म के प्रचार के लिए दिन रात एक करके सबों के बीच अपना अलख जगाए। मित्रों, कहने के लिए तो विवेक जी अभी कहे कि इनके वर्णन करने का कोई अंत नहीं है। उठो, जागो और प्राप्त करो। जब तक तुम प्राप्त नहीं करते हो तब तक तुम जगे रहो। वो युवाओं को एक संदेश वो दिए थे कि तुम्हारी जो मांसपेशियां हैं वह लोहे की होनी चाहिए और तुम्हारे अंदर जो नस में जो रक्त का प्रभाव हो रहा है वह स्टील का होना चाहिए और तब तुम कुछ कर सकते हो देश के लिए, राज्य के लिए, विश्व के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से विचार आए और हमारे खास करके युवाओं को एक संदेश मिलेगी कि आप किस तरह से समाज और परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ही भविष्य हैं। आधी आबादी आप हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। निश्चित रूप से देश की आधी आबादी जो 30 साल से नीचे का होता है वही देश का भविष्य है। उससे ऊपर 50, 55, 60 वाले तो हम लोग तो बस ये मोटिवेटेड करेंगे अब
हम लोगों से अब बहुत कुछ होने वाला है नहीं, करना आप ही लोगों को है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपका मार्गदर्शन हम सभी को ऐसे ही मिलते रहे। एक विद्यार्थी परिषद का बहुत अच्छा नारा है, वो एक बार दोहरा देंगे, उसके बाद समापन की ओर जाएंगे हम लोग। नंद के आनंद की, जय विवेकानंद की। जोर से आवाज नहीं है क्या? खा के नहीं, नाश्ता करके नहीं आए आप लोग? नंद के आनंद की, नंद के आनंद की, भारत माता की। अब मैं नगर मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि समापन की घोषणा, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समापन की घोषणा करें। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज स्वामी विवेकानंद जयंती सह राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापन करता हूं ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के प्राचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर के प्रति, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाया। मैं आज इस कार्यक्रम में प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए प्रांत उपाध्यक्ष विवेक गुप्ता सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विभाग प्रमुख ललन प्रसाद अदरी जी एवं नगर अध्यक्ष सुधांशु भैया के प्रति, जिन्होंने मार्गदर्शन में हमें आज यह कार्यक्रम आयोजित किया। प्रांत शोध प्रमुख रंजन यादव जी, जिला संयोजक नवनीत सम्राट जी, विभाग संयोजक सौरभ यादव जी, राज्य विश्वविद्यालय संयोजक अमोद आनंद जी, नगर सहमंत्री अंशु जी, कश्यप जी, कॉलेज उपाध्यक्ष प्रिंस यादव जी, बीएनएमबी कॉलेज अध्यक्ष सत्यम जी, बम जी, और साथ ही आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अंत में इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले आप सभी छात्र छात्राओं का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।